रहीम प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एल्केन्स ऐसी एल्केन्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो कम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कम है, जैसे मीथेन है, कार्बन नंबर उसमें कार्बन का एटम्स जो है वो 1 है, ईथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। इसी तरह से ब्यूटेन पेंटेन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है कम है। तो एल्केन्स जिनके अंदर 4 कार्बन तक हैं, यानी कि मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, दे आर कलरलेस ओडरलेस, यानी कि उनकी कोई स्मेल नहीं है। ओडरलेस का क्या मतलब है? इनका स्मेल नहीं है, गैसेज हैं। और ये उसके बाद जो पेंटेन से लेके हेप्टाडिकेन तक, पेंटेन कार्बन नंबर 5 और हेप्टाडिकेन कार्बन नंबर 17, ठीक है। इनके अंदर 5 कार्बन और 17 कार्बन होते हैं। दे आर कलरलेस ओडरलेस लिक्विड्स। इनके जो है ना इनका ओडोर होता है, ना इनका जो है वो कलर होता है। हायर मेंबर्स जो देखें, जैसे जो C18 से जाके, C18 का मतलब है जब 18 कार्बन, तो उसके हेप्टा जो है ऑक्टेन, उसमें ऑनवर्ड्स ये दे आर वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स उस तरह से जैसे वैक्स होती है, जो जैसे आप पेट्रोलियम जेली वगैरह यूज करते हो, वो वाली वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वो भी कलरलेस हैं एंड दे आर ऑल्सो ओडरलेस, ठीक है। ना उनकी स्मेल होगी, ना उनका कलर होगा। जो आप लोग देखें, अगर हल्का सा येलो कलर हम देखते हैं पेट्रोलियम जेली वगैरह में, तो वो ऐड किया जाता है, या उसमें स्मेल जो है वो ऐड की जाती है, फ्रेगरेंस ऐड की जाती है। सेकेंड पॉइंट कौन सा है कि एल्केन्स जो है नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर क्यों होती हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंस कितना है? 0.4 का। और आपको पता है कि अगर डिफरेंस जो है वो 0.4 का है, तो इसका मतलब है कि ये कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दे आर नॉन पोलर। दोनों ही जो है उनमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें ये, या इसमें अगर होगी भी तो बहुत वीकली पोलर होंगी। और दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब आपको पता है सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो पोलर जो है वो सब्सटेंसेस दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अल्केन्स हैं, दे आर नॉन पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जो है वो इसमें क्लोरोफॉर्म वगैरह में ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स इनके देखें, जैसे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट है। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो केमिकल रिएक्शन से नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्यों कहते हैं? इफ जैसे अगर आपने किसी चीज़ की प्योरिटी चेक करनी हो, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, तो देखें हम वेदर इट इज़ प्योर और नॉट, देन वी हैव टू चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर सेम, और तो वो क्या होंगे? हमारे पास सेम मीन्स के जो आपने, जैसे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर वाटर है हमेशा 100 होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा इफ़ इट इज़ प्योर। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उससे उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होंगे। तो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें चूंकि एल्केन्स नॉन पोलर होती हैं, इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो तो आपको पता है कि वाटर वगैरह में तो नहीं होगी इसकी सॉलिबिलिटी, लेकिन ये सॉलिबल किस चीज़ में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मैस। जितने कम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने सॉल्युबल होंगे। जितना ज़्यादा अगर ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि उतने ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी के उनके पास पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जितनी लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा और उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हेप्टाडिकेन है, तो हेप्टाडिकेन में क्या है? C17H36, ठीक है। उसमें उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है होगा, और अगर मैं जो दूसरा अगर मेरे पास कंपाउंड है C18H38, तो उन दोनों के दरमियान में 20 से 30 डिग्री का फ़र्क जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि एक CH2 ग्रुप बढ़ने से उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन्स का, आपको हमने जब पढ़ा था इसमें अल्केन्स के बारे में, तो हमने ये देखा था
कि अल्केन स्ट्रेट चेन भी होती हैं, ब्रांच चेन भी होती हैं, और इनमें जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगी उनके अंदर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स। ब्रांच चेन में आपको पता है ना कि ब्रांच की वजह से डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स जो है वो जिनके अंदर ब्रांच चेन्स होंगे वो उनके कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन्स। जैसे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का क्या मतलब है कि नॉर्मल ब्यूटेन जो कि कार्बन एटम्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 कार्बन की चेन है और वो स्ट्रेट चेन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, वो कितना है, वो हमारे पास है -0.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में क्या है, 3 कार्बन की चेन है और चौथी कार्बन की जो ब्रांच होगी ये कितना है, -11.7 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलेकुलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर। इसके अंदर जो है वो कई वेरिएशंस आ जाती हैं, इसलिए इनका जो मोलेकुलर मास के साथ जो इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उसमें चेंजेस जो आएंगे वो इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं है। जैसे हम ये कहें कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर जो है वो हम अगर देखें कि ब्यूटेन और पेंटेन के दरमियान में, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम उसके अंदर जो है वो देखें, अगर हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, तो उनमें इंक्रीज जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की लेंथ चेन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनमें जो है वो ट्रेंड्स में चेंजेस आते जाएंगे। इज दैट क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इसके 4 पॉइंट्स पढ़े हैं और चारों में हमने इसके जो है वो कलर, ऑर्डर और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स के बारे में आपको आप शुरू से पढ़ते होंगे कि अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटल एंड एफेंस मीन्स अफिनिटी। अफिनिटी का क्या मतलब है? अट्रैक्शन, चाहत। ठीक है, तो पैरम मीन्स लिटल, ये जो है वो लैटिन वर्ड है, इसमें जो है जो इसमें लिटल का मतलब है, और अफिनिटी मीन्स के इसके अंदर जो रिएक्टिविटी है या इसकी जो अट्रैक्शन है फॉर अदर रिएजेंट्स वो बहुत कम है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दे आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, एल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ना इन पे कोई एसिड असर करता है, ना बेसिस। एल्कलीज कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो भी नहीं इनके साथ रिएक्ट करते, ना ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट इनके साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा जो है वो सूटेबल कंडीशंस रखें या ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस रखें, तो उसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखें, तो फिर उसके अंदर अल्केन्स जो हैं दे गिव 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगे कि कोई एक हाइड्रोजन एटम इसमें से रिमूव होगा। जैसे अगर ये मेरे पास ईथेन है, तो ईथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें और इसकी जगह जैसे ब्रोमीन आ जाए या क्लोरीन आ जाए, तो दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें इट अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और दूसरे कौन से हैं? थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक कोई एटम हटा के उसकी जगह नया आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? थर्मल रिएक्शन, यानी आप इसको हीट करें, जैसे मीथेन गैस जलती है, सुई गैस में आप जो देखते हैं वो थर्मल रिएक्शन है। और कैटालिटिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होंगे। तो दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर और विद ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, जैसे कि आप लोग हेलोजिनेशन के रिएक्शंस आपने पढ़े। ठीक है, तो अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। दिस इज ड्यू टू 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की नेचर क्या है? अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन्स की नेचर नॉन पोलर है। नॉन पोलैरिटी ऑफ जो है वो बॉन्ड बिटवीन देम। नॉन पोलर क्या है? मैंने आपको बताया कि जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये तो वैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है, दोनों एक जैसी हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कितना फर्क है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0.4 का। सो दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। स्लाइटली पोलर कह लें या नॉन पोलर कह लें, ये तो श्योर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, और यहाँ पे कितना है? 0.4 का डिफरेंस है। सो तो अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो इसमें डिफरेंस जो है वो चूंकि बहुत कम है, इसलिए ये नॉन पोलर नेचर की वजह से इसके ऊपर ना तो आयनिक रिएजेंट्स जैसे एल्कलीज आपको पता नहीं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें Na पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर?
तो दूसरा इसका जो है हमारे पास पॉइंट वो क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वाई इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आप ये देखें ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी देखें, जैसे ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये इनके न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये इनके न्यूक्लियाई के दरमियान में, ये इट इज प्रेजेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ भी ये देखें, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड देखें, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसका न्यूक्लियस, यहाँ इसका न्यूक्लियस, इट इज इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इज दैट क्लियर? तो इट इज इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अगर पाई बॉन्ड होते तो वो यूं होते, यूं, इस तरह से। आपको याद होगा, ये मेरा कर्सर जो है वो आपको इसकी शेप दिला रहा है कि यहाँ डंबल शेप होता, तो दैट वुड बी अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर। इज दैट क्लियर? तो ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियर। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियर, विच मेक्स द बॉन्ड वेरी स्टेबल। बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक इट। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिग्मा बॉन्ड के, दे कैन नॉट बी अटैक्ड ऑन बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल। ये जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल किसी पे भी जो है वो नहीं इन पे कोई अटैक कर सकेगा, और न्यूक्लियोफाइल तो ना इन पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये अल्केन्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। इज दैट क्लियर? ये देखें सिग्मा बॉन्ड्स इथेन में देखें कि ये जो है इसमें मौजूद है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स में 6 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान में, और 3 जो है, सॉरी 7 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान में है, और जो 6 हैं वो कहाँ है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट रिएक्शन इज कंबस्शन। कंबस्शन का क्या मतलब है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन भी होती है, कंप्लीट कंबस्शन भी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है ये जो सुई गैस में, जैसे आप लोग जो गैस जलाते हैं, उसमें जो चूल्हे में गैस चलती है, हीटर्स में गैस चलती है, ये कंबस्शन ऑफ मीथेन है। इसमें क्या है, मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके फ्लेम अगर आप इसको दें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और इसके साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 891 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू कुक फूड, टू लाइट अप एनीथिंग। तो उसमें जो है ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। आप इसको टरबाइन मूव करने के लिए यूज़ कराएं, जो मर्जी करें, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है बाय कंबस्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। इसमें ये देखें मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसने क्या लिया, ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इसके 3D स्ट्रक्चर्स देखें, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, कार्बन इन द सेंटर, और ये क्या चीज़ है, आपके पास हाइड्रोजन है। ये इसके साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगेंगे, यानी 4 एटम्स होंगे। इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स जो है अब इसमें वाटर बन जाएगा, ठीक है। H2O एक मॉलिक्यूल और H2O का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। जो कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ एल्केन्स हम इसमें लेते हैं, यानी कि आपने मिक्सचर ऑफ एल्केन जो है वो कंप्रेस्ड है, तो उसको आपने उसके साथ बर्न किया एयर के साथ, तो वो स्मूथली बर्न करेगा इंटरनल कंबस्शन में। जैसे गाड़ियों में आप हाइड्रोकार्बन, जैसे हमारे पास जो पेट्रोल है, गैसोलीन है, डीजल है, या आपके पास जो CNG गाड़ियाँ उनमें मीथेन है, ये तमाम केसेस में जो कंबस्शन होगी इंजन में, कंप्रेस्ड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होंगी, और उसके साथ जो है ये अल्केन्स आप उसको कह लें वो होंगी, तो उसमें एयर के साथ मिलके बड़ा स्मूथली बर्न करेंगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सफिशिएंट टू ड्राइव द इंजन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। दिस इज कैटालिटिक। वो पिछला हमने जो रिएक्शन पढ़ा है, दिस रिएक्शन इज थर्मल रिएक्शन। पीछे हमने पढ़ा ना कि जो एल्केन्स हैं दे अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन से? थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आगे पढ़ाती हूँ आपको, यहाँ पे कौन से हैं हमारे पास, थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस, राइट। नाउ दिस इज कैटालिटिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो अब पढ़ेंगे, पहले हमने कंप्लीट कंबशन पढ़ी, अब हम इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ेंगे, उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो पीछे आपने कंबशन पढ़ी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाती है। अब ये भी ऑक्सीडेशन की ही फॉर्म में, जैसे मीथेन है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो आपके पास 3 जो है वो मोल हमारे पास मीथेन होगी, 4 मोल ऑक्सीजन होगी, ठीक है।
उससे 2 मोल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, 6 मोल्स वाटर बनेंगे और ये कार्बन ब्लैक बनेगी। जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उसके नतीजे में कार्बन ब्लैक बनेगा, कार्बन ब्लैक कालक जो धुआं जो है वो होगा। पीछे हमने क्या देखा था रिलेशनशिप कि 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल जो है वो ऑक्सीजन थे, ठीक है। तो टोटली कन्वर्ट हुई थी पूरी की पूरी मीथेन जो है दैट वाज टोटली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो कार्बन ब्लैक वाज फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशो जो है वो 3:4 है, तो इसमें जो है वो कार्बन की जो रेशो है ऑक्सीजन के साथ वो कम है, ठीक है। एज ए रिजल्ट कार्बन जो है वो इसमें रिलीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैसे होगी। उसमें जो लोअर अल्केन्स होती हैं, लोअर अल्केन्स मीन्स कि जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है। लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, जब इनको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, तो मेटालिक कैटलिस्ट आपने कौन सा यूज़ किया, कॉपर यूज़ किया हमने। और इसको जो है वो जब आप बर्न करेंगे तकरीबन 600 to 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो यू विल गेट मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल। जैसे ये देखें, ये क्या है आपके पास, मीथेन है, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने यूँ, ये 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 4 टाइम्स है। तो ऑक्सीजन जो है वो हम इसको लेंगे 4 टाइम्स लेंगे और ये आपके पास क्या बन गया, जो है मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। साथ में वैसे वाटर भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सी चीज़ है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। यही मिथाइल अल्कोहल जब आगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर लाइक दिस, ठीक है। वही वाला मेथनॉल, पहले मीथेन से ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना, मिथाइल अल्कोहल। अब मेथनॉल ने मजीद ऑक्सीजन के साथ क्या बना है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ये दोनों H हैं, C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ H होगा, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में कौन सी चीज़ बन जाएगी, वाटर। अब यही वाला फॉर्मेल्डिहाइड जो है, दिस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगी, फॉर्मिक एसिड लाइक दिस, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड ने मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके, अब ये देखो यहाँ पे ये था ना HC डबल बॉन्ड O और H, अब इस कार्बन और H हाइड्रोजन के दरमियान में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड को जब आप जलाएंगे, फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, ठीक है, वो कौन सा है आपके पास, कॉपर है 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपने कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में लाइक दिस, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O OH प्लस ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हमने क्यों नहीं इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा, इसको वैसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके अब क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये देखें वो पिछला हमने पढ़ा जो रिएक्शन था दैट इज कैटालिटिक रिएक्शन, ये कौन सा था, थर्मल रिएक्शन। इसके पीछे वाला भी जो था वो हमारे पास था थर्मल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जैसे नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स में हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है एल्केन का, और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन जो है वो अल्केन में रिप्लेस होगी बाय नाइट्रो ग्रुप CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन इज रिमूव्ड एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू, यहाँ पे जैसे H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और यहाँ पे जो H निकलेगा उसकी जगह कौन सी चीज़ आ जाएगी, ये नाइट्रो ग्रुप आएगा। ये देखें जरा, जैसे मीथेन है, मीथेन में एक हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, तो नाइट्रेशन ऑफ मीथेन में नाइट्रो मीथेन बन जाएगी। इज दैट क्लियर।